Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज़ की, जो कि इसका थर्ड पार्ट है, जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं कुछ आपके हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उसके अलावा कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मिसलेनियस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारा कंटेंट भी आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which among the following university is the first one to start graduate and postgraduate courses of forensic sciences? तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसने सबसे पहले फोरेंसिक साइंस के लिए ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को स्टार्ट किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सागर यूनिवर्सिटी। सागर ने 1959 बेसिकली इस सागर यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, सर लियोन लैट्स गिव अ टेक्निक टू डिटरमाइन ब्लड ग्रुप फ्रॉम ड्राइड ब्लड स्टेन। सो ड्राइड ब्लड स्टेन से सर लियोन लैट्स ने एक मेथड दिया था, एक टेक्निक दी थी ताकि हम ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर पाएँ कि अगर कोई ड्राइड ब्लड स्टेन आपको क्राइम सीन पर मिलता है तो उसकी हेल्प से आप किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो टेक्निक थी सर लियोन लैट्स से दी थी। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में ऐसे ही बन जाएगा कि ड्राइड ब्लड स्टेन से ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने की जो टेक्निक थी वो किसने दी थी। अगला क्वेश्चन कि किस ईयर में दी थी, तो करेक्ट जो इसका ईयर है वो है 1915, 1915 में बताया था इन्होंने इस टेक्निक के बारे में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, विच अमंग दी फॉलोइंग इज टर्म्ड एज बोन वुमेन। तो बोन वुमेन के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर क्लियाकॉफ ये एक साइंटिस्ट हैं, इनको बोन वुमेन के नाम से जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ टाइम में बेसिकली जब ये काम कर रहे थे तो उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस को सॉल्व किया था जहाँ पर बोन्स अवेलेबल थी और बोन्स की हेल्प से बहुत सारे केसेस को प्रॉपर्ली सॉल्व कर दिया था। तो इसी वजह से इनको बोन वुमेन बोला जाता है। अब यहाँ पर बाकी के बारे में भी देख लेते हैं। जो फ्रांसिस ग्लेसनर ली हैं इनको गॉड मदर ऑफ फोरेंसिक साइंस बोला जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस ग्लेसनर ली को गॉड मदर ऑफ फोरेंसिक साइंस बोलते हैं। सेकेंड, लॉरा पेटलर जो है वर्ड की मोस्ट एक्सपर्ट इन क्राइम सीन स्टैगिंग एंड डोमेस्टिक वायलेंस होमिसाइड। तो वर्ड्स मोस्ट एक्सपर्ट इन क्राइम सीन स्टेजिंग एंड डोमेस्टिक वायलेंस होमिसाइड, ये कौन है आपके, लॉरा पेटलर। तो ये तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा कि किसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर पूछा जा रहा है फादर ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के फादर कौन है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के जो फादर हैं वो है डॉक्टर ऑस्कर एमीबिडा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सर एल्बर्ट एस ऑसबर्न किसके फादर हैं, तो ये आपको पता होगा, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के फादर हैं। और हेनरी फील्डिंग की बात करें तो ये आपके क्राइम इन्वेस्टिगेशन के फादर हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसिकली अगला क्वेश्चन ही आपका वही है कि जो हेनरी फील्डिंग है इस फादर ऑफ, तो हेनरी फील्डिंग को किसका फादर बोला जाता है, तो ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के फादर होते हैं। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका फोरेंसिक टैफोनॉमी है वो क्या होता है, तो जो टैफोनॉमी होता है ये एक तरह की स्टडी होती है कि हाउ ऑर्गेनिक रिमेन्स पास फ्रॉम द बायोस्फीयर टू द लिथोस्फीयर and this includes process affecting remains from the time of death of an organism or the discard of shed parts through decomposition, burial and preservation as mineralized fossils or other stable biomaterials। So basically जब भी कोई भी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो जो भी ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं उस बॉडी के वो आपके किस तरह से बायोस्फीयर से लिथोस्फीयर में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसकी जब हम स्टडी करते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक रिमेन्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो स्टडी आपकी कहलाती है टैफोनॉमी, जहाँ पर वो सारी प्रोसेस को इंक्लूड करा जाता है जो कि आपके जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी डेड बॉडी है उसकी जो टाइम ऑफ डेथ है उस पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। जो भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उस पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। उस पर अगर कोई प्रिजर्वेशन, कोई मिनरलाइजेशन, कोई फॉसिलेशन वगैरह हो रहा है, डिकम्पोजिशन है, तो वो किस किस तरह से चेंजेस किस किस कंडीशन में होंगे, तो ये सारी चीज़ों की जो प्रोसेसेस रहती हैं ये भी आपका टैफोनॉमी में इंक्लूड करा जाता है। अब इसी को जब हम लीगल कंटेक्स्ट में बात करने लगते हैं तो ये आपका फोरेंसिक टैफोनॉमी कहलाता है।
अगली अगर हम बात करें फोरेंसिक फिजिक्स की, तो बेसिकली जितने भी तरह के आपके फिजिकल एविडेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बैलिस्टिक्स की, जो भी कॉम्बिनेशन होता है बैलिस्टिक्स का, जहाँ पर जो भी फायर आर्म्स होते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सप्लोसिव्स को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, जो भी ब्लड स्पैटर्स होते हैं, जहाँ पर जो सॉइल है, ग्लास है, उसकी डेंसिटी वगैरह को मेज़र करना, जो रिफ्रैक्शन होता है, बाई रेफरेंजेंस होता है फाइबर्स का, ग्लास का, ये सारी चीज़ों को मेज़र करना, बेसिकली जहाँ पर भी आपकी फ़िज़िक्स की टेक्निक्स लगती हैं, जिस भी तरह के एविडेंस में आपकी फ़िज़िक्स कोई ना कोई टेक्निक लगती है, वो सारी चीज़ों को हम उठाकर फोरेंसिक फिजिक्स में डाल देते हैं। ठीक है, एज सच कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड आपका फोरेंसिक बायोलॉजी में भी आएगा, बट हम ब्लड स्पैटर की बात कर रहे हैं तो ब्लड स्पैटर में हम प्रॉपर वहाँ पे मेजरमेंट रहता है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत फिजिक्स लगती है कि किस वेलोसिटी से, किस एंगल से स्पैटरिंग हुई है, तो वहाँ पर थोड़ी सी फिजिक्स लग जाती है, तो उस चीज़ को हम फोरेंसिक फिजिक्स में डाल देते हैं। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं आपकी, जो जिसकी हेल्प से हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ में क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोरेंसिक टैक्सोनॉमी एंड फोरेंसिक फिजिक्स। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतना नहीं कहूँगी, लेकिन इसमें जो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जो हम सीखने वाले हैं वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी यहाँ पर पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग ग्लव्स प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम केमिकल्स। केमिकल से बेटर प्रोटेक्शन कौन से तरह के ग्लव्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका नाइट्राइल ग्लव्स। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के फैब्रिक के आपके ग्लव्स होते हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल्स के ग्लव्स होते हैं, तो कौन से ग्लव्स किस पर्पस से यूज़ करे जाते हैं वो पूरी लिस्ट है आपके सामने, ये आप देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अब यहाँ पर हम बात करें जो ग्लव्स रहते हैं, बेसिकली सबसे पहला आपका फैब्रिक ग्लव्स। तो जो फैब्रिक ग्लव्स होते हैं ये आपके कॉटन या फिर कोई भी फैब्रिक का ब्लेंड, यानी कि अलग अलग तरह के मटेरियल, जो कॉटन फैब्रिक है उसको हमने मिक्स करके बना दिया, तो कॉटन या फिर फैब्रिक ब्लेंड होता है। एंड जनरली इसका जो यूज़ होता है वो ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कि कोई चीज़ अगर हमको पकड़नी है तो उसकी ग्रिप अच्छे से बन पाए, वो हमारे हाथ में अच्छे से होल्ड हो पाए, तो उसके लिए फैब्रिक ग्लव्स का यूज़ करा जाता है। और ये बेसिकली स्लिपरी ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कोई स्लिपरी ऑब्जेक्ट है तो उसको पकड़ने के लिए हमारे पास अच्छी ग्रिप वाला कोई मटेरियल होना चाहिए, तो उसके लिए हम फैब्रिक ग्लव्स को यूज़ करते हैं। और ये जो फैब्रिक ग्लव्स होते हैं ये हैंड्स को इंसुलेट भी करते हैं फ्रॉम माइल्ड हीट और कोल्ड, जो बहुत हल्की सी हीट या फिर कोल्ड वाली चीज़ें रहती है, तो उससे जो फैब्रिक ग्लव्स रहते हैं वो थोड़ा सा इंसुलेट भी करते हैं हैंड्स को। नेक्स्ट है आपका लेदर ग्लव्स। तो जो लेदर ग्लव्स होते हैं ये बेसिकली गार्ड करते हैं अगेंस्ट इंजरीज फ्रॉम स्पार्क्स, जो स्पार्क की वजह से कोई इंजरीज हो रही है, स्क्रैपिंग है अगेंस्ट रफ सर्फेसेस, कोई कट हो रहा है शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे कि ब्रोकन ग्लास हो गया, तो ये सारी चीज़ों से अगर कोई इंजरी वगैरह हो रही है तो उससे बचने के लिए बेसिकली हम लेदर ग्लव्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई ब्रोकन ग्लास है, आप उसको बेयर हैंड से टच करोगे तो हो सकता है आपके हाथ में कट लग जाए, बट अगर आप लेदर ग्लव्स को यूज़ करोगे तो उससे कोई भी कट नहीं लगेगा, क्योंकि जो लेदर ग्लव्स होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो हाथ रहते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई स्पार्क है, स्पार्क का मतलब जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से कोई स्पार्किंग हो रही है, तो वो चीज़ हो गई। इंजरीज फ्रॉम स्पार्क हो गया, रफ सर्फेसेस से, स्क्रैपिंग से बचने के लिए, ब्रोकन ग्लास से बचने के लिए हम लेदर ग्लव्स का यूज़ करते हैं। and they are also used in combination with an insulated liner when working with electricity। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे होते हैं तो इसमें एक इंसुलेटेड लाइनर का भी यूज़ करा जाता है लेदर ग्लव्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेटल मैश ग्लव्स। तो जो मेटल मैश ग्लव्स होते हैं इनका जो यूज़ होता है वो हैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सीडेंटल कट्स एंड स्क्रैचेस। जो एक्सीडेंटली कोई भी कट या स्क्रैच लग जाता है तो उससे बचने के लिए हम मेटल मैश ग्लव्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्रायोजेनिक ग्लव्स की बात करें तो क्रायोजेनिक में से अगर हम बात करें क्रायो की, तो क्रायो जो टर्म होता है बेसिकली जो बहुत ज़्यादा कोल्ड वाली कंडीशन होती है उसके लिए हम क्रायो टर्म को यूज़ करते हैं। तो क्रायोजेनिक ग्लव्स का मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंड वाली चीज़ों से आपके हैंड्स को बचाए, तो वो आपके क्रायोजेनिक ग्लव्स हो गए। तो बेसिकली जो एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होते हैं उससे आपके हैंड्स को बचाने के लिए क्रायोजेनिक ग्लव्स का हम यूज़ करते हैं। एंड ये जो ग्लव्स होते हैं शुड बी यूज्ड व्हेन हैंडलिंग ड्राई आइस एंड व्हेन डिस्पेंसिंग और वर्किंग विद लिक्विड नाइट्रोजन।
एंड अदर क्रायोजेनिक लिक्विड्स। तो जितने भी क्रायोजेनिक लिक्विड्स या फिर आपकी जो भी लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसके साथ जब हम काम करते हैं तो हमको क्रायोजेनिक ग्लव्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर आपको लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में काम करना है तो आपको किस टाइप्स के ग्लव्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रायोजेनिक ग्लव्स। तो इतना हो गया। और बाकी नाइट्राइल ग्लव्स मैंने बता दिया कि अगर आप किसी भी केमिकल के साथ में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपके नाइट्राइल ग्लव्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन से केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप के जैसे केमिकल के बने हुए ग्लव्स होते हैं, जैसे कि पहला हो गया आपका नेचुरल रबर लेटेक्स। तो ये बेसिकली जो कीटोन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, कास्टिक है एंड ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो उसके लिए नेचुरल रबर लेटेक्स जो रहते हैं ग्लव्स उनका यूज़ करते हैं। नियोप्रीन के जो बने हुए ग्लव्स होते हैं वो जो भी मिनरल एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कास्टिक है, अल्कोहल है, पेट्रोलियम सॉल्वेंट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब उससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं। नाइट्राइल ग्लव्स जो हैं आपके अल्कोहल्स, कास्टिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड कुछ सम कीटोन्स के लिए यूज़ करा जाता है। नॉरफॉइल जो है केमिकल्स कंसिडर्ड हाईली टॉक्सिक एंड केमिकल्स दैट आर इजीली एब्जॉर्ब्ड थ्रू द स्किन। तो जो केमिकल्स बहुत ही इजीली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उनसे बचने के लिए आपके नॉरफॉइल का यूज़ करा जाता है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि आपके जो ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी स्किन में बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उनसे बचने के लिए कौन से तरह के हम ग्लव्स का यूज़ करेंगे, तो आपका हो जाएगा नॉरफॉइल ग्लव्स। अब यहाँ पर जो नॉरफॉइल ग्लव्स हैं ये क्लोरोफॉर्म के लिए रिकमेंड नहीं करे जाते हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि क्लोरोफॉर्म के लिए अगर आपको कुछ यूज़ करना है तो आप वो नॉरफॉइल ग्लव्स को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट में पीवीसी भी बोलते हैं। तो पीवीसी जो है आपका मिनरल एसिड्स, कास्टिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। और जो आपका पॉलीविनाइल अल्कोहल यानी कि पीवीए है वो रेजिस्टेंट होता है क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स, पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स एंड एरोमेटिक्स के लिए। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर जो पॉलीविनाइल अल्कोहल है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सारे ही तरह के बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ऊपर जो हमने पढ़े हैं वो लगभग कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी वहाँ पर आ रही है। तो पॉलीविनाइल अल्कोहल को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो भी क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स होते हैं, पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स होते हैं, एरोमेटिक्स होते हैं, तो उसके लिए हम पॉलीविनाइल अल्कोहल के जो ग्लव्स होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। बाकी एक चीज़ और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है और वो ये है कि केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स होते किस किस चीज़ के हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर नाम दे रखे हैं नेचुरल रबर लेटेक्स, नियोप्रीन, नाइट्राइल, नॉरफॉइल, पीवीसी एंड पीवीए, तो ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स। तो ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, बट फिर भी एक बार ये आप याद रख लें केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स कौन कौन से हैं। तो ये पूरी लिस्ट है। अब कौन से ग्लव्स किस पर्पज़ से यूज़ होते हैं तो वो आपके सामने ये सामने लिस्ट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेट FSL इन कैलकाटा इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो फर्स्ट FSL स्टेट वाली जो है वो आपकी 1952 में कैलकाटा में बनाई गई थी। यहाँ पर हम स्टेट FSL की बात कर रहे हैं, सेंट्रल FSL की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो फर्स्ट स्टेट FSL है ये डॉक्टर NK सेन इनकी गाइडेंस के अंडर बनाई गई थी और जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे वो डॉक्टर NK सेन ही थे। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपको होमवर्क में बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो फर्स्ट सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थी वो किस ईयर में एंड कहाँ पर स्टैब्लिश करी गई थी। बहुत बार मैं करा चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा, इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, तो ये चीज़ आपको याद बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए अब तक। ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो कब एंड किस ईयर में बनाई गई थी ये भी आपको बताना है। ठीक है, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दोनों का एस्टैब्लिशमेंट ईयर एंड प्लेस आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे हम ऐसे ही और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ बैलिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, और बाकी जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था 2021 वाला उसको भी हम जल्दी ही आपके पेपर से पहले कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस वीडियो को करते हैं एंड बाकी इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और बाकी और भी सारे क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि वो भी लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएँ।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।